हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी स्टार्ट करेंगे और अभी आधे घंटे में बेटा ये फिनिश हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर है बेटा सिर्फ आधे घंटे का, और बाबू कभी ना कभी इन चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ हुआ होगा, ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ। ठीक है जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप सब सामने देख रहे हैं चैप्टर नंबर 20, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बेटा अभी ना 1 मिनट के लिए छोड़ दो सारी नोटबुक, आप बस पहले चीजों को समझने पे जोर दें। बेटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर दो तरीके के हैं, चैप्टर का नाम है जैसे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो बेटा खर्चे दो तरीके के होते हैं बिजनेस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी अगर मैं रिसीट्स की बात करूं तो बेटा रिसीट्स भी दो तरीके की होती है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, पहले खर्चों की बात करनी है, फिर रिसीट्स की, चैप्टर खत्म। बस इतनी सी बात है। बाबू जान खा रखी थी आपने मेरी। बाबू बात करता हूं एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा क्या चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर? प्यार से इनको हम बोलते हैं कैपेक्स, CAP, कैप EXX। मुझे पता आपका ध्यान यहां पर है। बाबू बात कर रहे हैं कैपेक्स की। कैपेक्स क्या मतलब होता है कैपेक्स का? बेटा एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स और एसेट। बेटा अगर बेटा आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई एसेट बन रही है, ऐसे सारे खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बस इतनी सिंपल बात। और बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बेटा इससे एसेट्स नहीं बनने वाली, ये खर्चे बेटा नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। ठीक है ना, ये रूटीन खर्चे हैं बेटा, आप बोल सकते हो। ये बाबू बिजनेस को रन करने के खर्चे हैं, ये एसेट्स को मेंटेन करने के खर्चे हैं। ठीक है ना, एसेट्स नहीं बनाएंगे लेकिन एसेट मेंटेन करने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। मैंने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी बेटा, हर महीने उसके ऊपर 2,000 रुपए की रिपेयर होती है। सर वो जो 5 लाख की मशीनरी खरीदी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन बेटा वो एसेट को जो मैं मेंटेन कर रहा हूं ना, जो 2,000 रुपए महीना खर्च कर रहा हूं बेटा, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहा हूं, वो बेटा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाबू ऐसे खर्चों को आप रेवेन्यू ही नहीं बोलते, ऐसे खर्चों को आप बेटा रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हो। अब बहुत आराम से इस वर्ड को समझना। सर ये जो वर्ड है ना रेकरिंग, ये बना कैसे है? ये बना है बेटा रीअकरिंग, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेकरिंग। रीअकरिंग मतलब ये बेटा वो खर्चे जो रीअकर होते रहते हैं, या तो रोज होते रहते हैं बिजनेस में, रोज नहीं होते बेटा हर महीने होते रहते हैं, हर महीने नहीं होते तो हर क्वार्टर होते रहते हैं, लेकिन होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। ऐसे सारे खर्चों को बोलते हैं बेटा रेवेन्यू या रेकरिंग एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर महीने लीगल फीस, ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों केस चल रहे हैं हमारे ऊपर रेगुलर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग के खर्चे, कन्वेंस के खर्चे, सर द लिस्ट इज एंडलेस। ठीक है ना, बात समझ में आई? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिपीट करो। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट। जो खर्चे करे आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए बेटा या परचेज करने के लिए, वो सारे खर्चे बेटा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी बता देता हूं मैं और बढ़ाऊंगा इस बात को आगे, खत्म नहीं हुई मेरी बात। बाबू अच्छा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे वो भी सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर समझते हो ना ये बात, एसेट पुट टू यूज नहीं हुई, बात करी है ना। मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट करी 5 लाख, उसके बाद बेटा कस्टम गेट से लेकर मेरी फैक्ट्री तक आने के लिए मैंने फ्रेट पे करी बेटा 1 लाख रुपए। उसके बाद मैंने इरेक्शन चार्जेस पे करे 20,000 रुपए, उसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 30,000 रुपए। आपको क्या लगता है मशीनरी 5 लाख की है?
सर मशीनरी 5 लाख की थी, वो बेटा अनपढ़ों की नजर में है। 5 लाख प्लस 1 लाख की फ्रेट प्लस 20,000 के इरेक्शन चार्जेस प्लस 30,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस, 6.5 लाख रुपए की मशीनरी मुझे पड़ी। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो जाती, पुट टू यूज से होने वाले सारे पहले खर्चे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन ऑफ एसेट्स आर ऑल्सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बेटा आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा या एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी वर्थ ₹10 लाख। बाबू जब वो लैंड एंड बिल्डिंग आपके नाम रजिस्टर्ड हो रही थी तो बेटा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 1 लाख रुपए, और बेटा जिस ब्रोकर ने आपको दिलवा कर दिया आपने उसको ब्रोकरेज पे करी 20,000 रुपए। सर आपके लिए लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की है, 10 लाख, 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 20,000 रुपए ब्रोकरेज। जब तक एसेट आपके नाम ही नहीं हुई बेटा तब तक के भी तो सारे खर्चे बेटा एसेट ही है। 11,20,000 रुपए की एसेट है ये लैंड एंड बिल्डिंग, ना कि बेटा 10 लाख रुपए की। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? बाबू अगर आप एसेट पे खर्चा कर रहे हो जो बेटा आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे बेटा, वो सारे खर्चे भी क्या है बेटा? वो सब खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझाने के लिए एग्जांपल ले लो बेटा, आपने एक सिनेमा हॉल बनाया हुआ है बेटा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है बेटा 200 सीट्स। आज आपने बेटा क्या करे, फर्दर कोई लैंड परचेस कर ली, वो तो है ही है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई बात ही नहीं। बाबू लैंड परचेस करने के बाद आपने बेटा इनको ज्वाइन कर दिया, पुराने सिनेमा हॉल को और बेटा पीछे की लैंड को ज्वाइन कर दिया और नई सीट्स बढ़ा दी बेटा, क्या ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बनाएगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अर्निंग कैपेसिटी? तो बेटा ये सारा खर्चा भी जो रेनोवेशन पे आपने किया है ये सब क्या है बेटा? ये सब भी कैपेक्स है। क्लियर है बात? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं बाबू, आपने जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है ना, खरीदते ही आपने सबसे पहले बेटा इसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाई। ये व्हाइट वॉश क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। सर जो खरीदते ही करवा दी ना आपने, यानी कि एसेट को पुट टू यूज करते टाइम ही करवा दी, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपको सिंपल पूछे व्हाइट वॉश क्या है, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश कराई, सर व्हाइट वॉश इज नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बाबू इसको आप बोल सकते हो ये रेवेन्यू नेचर का, ये कोई एसेट नहीं बनाता आपकी। लेकिन मैं बोलूं मैंने एसेट खरीदते ही करा दी, यानी कि वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी बेटा, अंदर जाने लायक भी जगह नहीं होगी या बहुत खराब हो रहा होगा अंदर से, तो बेटा अगर एसेट को पुट टू यूज करने से पहले मैंने कोई भी खर्चा किया है बेटा, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेम बात मैं बोलता हूं सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड एसेट्स के लिए। सर आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदी, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, आपने मेजर रिपेयर करी जिसको आप प्यार से ओवरहोलिंग बोलते हैं, ओवरहोलिंग पे खर्चा किया, सर ये क्या है? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपको ध्यान हो बेटा, जितनी मैंने बातें बोली इसका 95% बातें मैंने पहले कभी ना कभी बोली हुई है, मैंने कुछ नया नहीं बोला। क्लियर है ना बात बेटा? बस मैं इनको लिख रहा हूं, फिर इस पर बेस 1 या 2 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर रिसीट्स की बात करते हैं। ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर दो बस।
बेटा फटाफट से नोट डाउन करना है इतना। बेटा मेरी तरफ देखना, एक बार मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा नाम इसका रेकरिंग एक्सपेंडिचर। बेटा ये वो एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस में रीअकर होते हैं, हर दिन हो सकते हैं, जैसे कि बेटा एक खर्चे, कई खर्चे होते हैं बेटा जो डेली बेसिस पे होते हैं, जैसे कि रिफ्रेशमेंट के खर्चे। आप बिजनेस चला रहे हो बेटा, कस्टमर आता है और कस्टमर आता है बेटा डेली बेसिस पे, आप उनको चाय पानी पिला रहे हो, ठीक है ना बाबू। ऐसे खर्चे बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं, रेकरिंग खर्चे डेली बेसिस पे होते हैं बाबू। क्या इससे कोई एसेट बन जाएगी? एसेट तो नहीं बनेगी ना बेटा इस ऐसे खर्चों से। ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं जिनसे एसेट नहीं बनती बिजनेस की, ठीक है ना। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इंकर कर रहे हो या एसेट को मेंटेन करने के लिए इंकर कर रहे हो। आपको दूसरा फर्क ये भी बता देता हूं इन दोनों में क्या होता है बेटा। बाबू ये नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, ये रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग मतलब ये सालों में एक बार। सर आज आपकी कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड खरीदी थी बेटा और बिल्डिंग खड़ी कर दी। सर कई साल में एक बार होगा, 25-30 साल में एक बार। आज आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसी नहीं होती जिसके साथ लाइफ 7-8-10 साल से कम हो। सालों में एक बार होने वाले खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और हर साल होने वाले खर्चे, हर महीने होने वाले खर्चे, हर दिन होने वाले खर्चे, क्वार्टर में होने वाले खर्चे, सारे खर्चे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए सामने देखना बेटा, कुछ और बात की भी चर्चा हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे मुझे आपको कल एक मुश्किल चैप्टर पे शिफ्ट करना है, आज से ही शुरुआत कर दूंगा उस चीज की। बेटा कल हमने ना एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और इसके लिए बेटा पता नहीं कितने दिन से हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं बेटा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम इसमें बेटा 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। 2 अकाउंट बनने वाले हैं बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनेगी बेटा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के बारे में सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से सुनते हुए आते हैं, याद है ना आपको बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम बैलेंस शीट बनाते थे, सर नहीं याद क्या? हाँ पहले प्रैक्टिकल चैप्टर था तब से बनाते आ रहे। सर ये अकाउंट है, इसे कभी अकाउंट नहीं बोलते हम बेटा, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। सर अकाउंट का ही फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट वही है बेटा जो किसी भी अकाउंट का होता है। और बेटा जो किसी भी अकाउंट में गुण होते हैं, सारे गुण इसके अंदर है। कोई भी अकाउंट होता है बेटा, क्या होता है उसके अंदर गुण, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है बेटा, और बेटा उसकी राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है। सर कोई भी अकाउंट हो यही तो गुण होता है उसके अंदर कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है बेटा और उसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है बेटा। ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, तो इसके अंदर अकाउंट वाला कोई गुण भी नहीं होगा बाबू। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लायबिलिटी साइड होती है बेटा, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं एसेट साइड। तो बेटा लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है तो अकाउंट वाला गुण भी नहीं है इसके अंदर। सर यहां पर राइट हैंड साइड डेबिट होती है, यानी कि एसेट्स डेबिट होती है, और बेटा लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर बात? ये बात समझ में आई? बढ़ाऊं बात को आगे। सर खर्चे क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पढ़ते पढ़ते एक जमाना बीत गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर खर्चे डेबिट होते हैं ना, या तो खर्चे डेबिट होते हैं या एसेट्स डेबिट होती है, हाँ ठीक है ना। इसका मतलब बेटा सारे खर्चे यहां पर दिखाई देते होंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, नीचे P&L अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट में बेटा सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं। और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर ये एसेट साइड दिखाई जाते हैं। बिजनेस 2 ही जगह पे पैसा खर्च करती है। अगर आपके पैसा खर्चने से एसेट्स बनी तो बेटा एसेट साइड दिखा दो, यानी कि एसेट साइड सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाई देते हैं। ये 2 तरीके के खर्चे है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे एसेट साइड, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे या तो ट्रेडिंग में या P&L में। ठीक है जी, कुछ कुछ बात बढ़ने लगी आगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, बात करें रिसीट्स की।
एक्सपेंडिचर फिनिश करा। सर अभी ना हमने ना करने हैं, इसमें 4-5 इलस्ट्रेशन है, करेंगे जिस हिसाब से टाइम बचेगा उसी हिसाब से करेंगे। आप रिसीट्स पे डिस्कशन स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ, ठीक है जी। लिखो फटाफट से, रिसीट के 2 साइड करो, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट अपनी कॉपी में फटाफट करना। फटाफट से नोट करेंगे बेटा। बेटा बात कर रहे हैं रिसीट्स की। जैसे एक्सपेंडिचर 2 तरीके के हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है कैपिटल रेवेन्यू, ऐसे ही बेटा रिसीट्स भी 2 तरीके के, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है बाबू, अगेन रेवेन्यू रिसीट्स को क्या मैं रैकरिंग रिसीट्स बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं बेटा। इनका नेचर रैकरिंग है, रीअकरिंग है। ये बेटा हर महीने हो सकता है, रोज हो सकता है, हर दिन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर 6 महीने में हो सकता है बेटा। इनका नेचर ही बेटा रैकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर दुकान खोलता हूं, रोज ही माल बेचता हूं, रोज ही सर्विस बेचता हूं बेटा। क्या इससे होने वाली रिसीट्स रैकरिंग रिसीट्स नहीं है, रीअकर नहीं हो रही है? इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये बिजनेस की बेटा नॉर्मल इनकम है, ये बेटा ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इन्हें हम बोलते हैं बेटा रैकरिंग या रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है ना। और बाबू बाकी सारी रिसीट्स जो मेरी कोई ना कोई कर्जा लेकर आए, वो सारी रिसीट्स क्या होती हैं बेटा? वो सारी रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स होती हैं। कैपिटल रिसीट की कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, इसी वजह से मैंने पहले रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखी और बाद में लिख दिया ऑल अदर रिसीट्स आर कैपिटल रिसीट्स। जो बेटा रैकरिंग नेचर की नहीं है, नॉन रैकरिंग नेचर है, या बेटा सिंपल भाषा में बोलूं जो कर्जा लेकर आती हैं बेटा रिसीट्स, वो सारी कैपिटल रिसीट्स हो सकती है। ठीक है ना। इनका नेचर रैकरिंग नहीं है। जैसे कि बेटा आज कंपनी ने शेयर इशू कर दिए बेटा, आपने शेयर इशू कर दिया। सर कितनी बार करते हो साल में? कई सालों में बेटा एक बार। दोबारा इशू करने में 10-10, 15-15 साल लगा देते हो, या बेटा अपनी पूरी जिंदगी दोबारा इशू ही नहीं करते। आपने आज बैंक लोन ले लिया फॉर 10 ईयर्स। सर 10 साल में एक बार लिया है और अब 10 साल तक उतारना है। सर इनका नेचर किसी भी हाल में रैकरिंग है ही नहीं।
ठीक है ना, प्रोपराइटर ने अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया आज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सर दोबारा कब करेगा पता नहीं, हो सकता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, हो सकता है करे ही ना, अगर करे भी तो बेटा 5 7 10 साल में एक बार, तो इनका नेचर कभी भी रेकरिंग नहीं होता बेटा, ठीक है ना, और ये अपने साथ कर्जा लेकर आते हैं, यानी कि ये सारे लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं। सर बड़ी सिंपल सी बात बाबू, क्रेडिट साइड इनकम रिकॉर्ड होती हैं, ऐसा ही है ना बेटा, या क्रेडिट साइड बेटा कर्जे रिकॉर्ड होते हैं। बाबू मैंने शेयर इशू करे, मेरे पास पैसा आया होगा, पैसा आया ना, सबसे पहले तो ये सोचो रिसीट है या एक्सपेंडिचर, अगर ये समझ में आ गया रिसीट है, फिर ये सोचना बेटा रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर, क्योंकि बेटा अगर कंपनी ने शेयर इशू करा है तो कभी तो पैसा वापस करेंगे, चाहे कंपनी बंद होने पे करें बेटा, तो पैसा कभी ना कभी तो वापस होगा बाबू, क्योंकि पैसा कभी ना कभी वापस होगा, आपके लिए कर्जा है, और बेटा जिंदगी में सालों साल में एक बार आप शेयर इशू करते हो बेटा, इनका नेचर रेकरिंग नहीं है, ये कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड अंडर लायबिलिटीज, और बेटा रेवेन्यू और रेकरिंग रिसीट्स आर रिकॉर्डेड अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्लियर है बात, सिंपल सी बात, कोई मुश्किल बात ही नहीं करी मैंने बेटा। ऑल ओके, बढ़े आगे, एक टॉपिक का और डिस्कशन करना है बेटा आपके साथ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाबू ऑल्दो ये बात पहले कभी ना कभी की है, एक बार और सही, बहुत आराम से आप मेरी बात को सुनना। सर ये बात ना इंट्रो में की हुई है मैंने आपके साथ, ठीक है ना, जब आपकी समझ भी थोड़ी सी होती थी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं कोई नोट नहीं लिखूंगा, आप छोड़ दो सब कुछ, इसको पढ़ लेना बुक से, लेकिन मुझसे सिर्फ समझ लो, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट लगाते हैं बेटा, इसको बहुत ढंग से समझेंगे बेटा। इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले तो मैं वर्ड पर आऊंगा, क्या मतलब है इस चीज का। बाबू एक बात सोचो, मैंने खर्चा करा विच इज ऑफ रूटीन नेचर, रेकरिंग नेचर, बेटा ऐसे खर्चे को मुझे कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं यहां पर कहां रिकॉर्ड करना चाहिए। रेकरिंग नेचर का खर्चा है ना, तो डेबिट साइड, और रेकरिंग नेचर का है या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ऐसे ही होना चाहिए ना बेटा। लेकिन मैं बोलता हूं है खर्चे का नेचर रूटीन है बेटा, लेकिन वो बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए दे रहा है। सर अगर कोई चीज मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देती है, मैं उसे एसेट्स बोलता हूं, ठीक है ना बेटा। अब खर्चा रूटीन नेचर का है, लेकिन बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए दे रहा है, तो सर इसे क्या बोल लूं, रेवेन्यू या कैपिटल? सर बोल ही नहीं सकते आप, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब देख लो, इस वर्ड पे लेकर आता हूं, इस वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन मैंने इसकी डेफरमेंट कर रखी है। एग्जाम्पल बेटा, एडवर्टाइजमेंट, एड किसी भी बिजनेस के लिए नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, कोई एसेट नहीं बना के दे देता आपको, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। और रूटीन खर्चा है बेटा बिजनेस का, कई लोग महीने करते हैं, अगर महीने नहीं करते, कुछ लोग 6 महीने में 2 बार कर देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में 3 बार कर देते हैं, कुछ लोग साल में 2-3 बार कर देते हैं। तो बेटा रेकरिंग नेचर का खर्चा है, रूटीन नेचर का खर्चा है। लेकिन मैं एक बात बोलूं बेटा, मान लो मैंने ऐड करा, और ऐड कैसे करा बेटा, लोहे के बोर्ड बनवा के बेटा भारत माता चौक पे लगवा दिया, अपनी ट्यूशन सेंटर का ऐड कर रहा हूं, और बेटा मैंने नगर निगम में टैक्स जमा करा दिया 3 साल का, सहारनपुर नगर निगम में 3 साल का टैक्स जमा करा दिया कि ये बोर्ड मेरे यहीं लगे रहेंगे इसी साइट पर, मैंने तो 3 साल के लिए दे दिया बेटा। अब एक बात सोचो, खर्चा जरूर रेवेन्यू नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है, लेकिन क्या मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे रहा? अब मुझे तो 3 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है बेटा, 3 साल तक बच्चे उसको देखते रहेंगे बेटा, और मेरे पास ट्यूशन आते रहेंगे, ठीक है ना, मुझे तो बेनिफिट। अब ये तो बाबू ये कैसा खर्चा है जिसमें रेवेन्यू वाले भी गुण है और जिसमें कैपिटल वाले भी गुण है? सर ऐसे सारे खर्चों को आप बोलते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, लेकिन इकट्ठा मत डाल देना 1 साल के P&L अकाउंट में। मैं बता देता हूं ये खर्चा P&L अकाउंट में आता है, ये ना हो इकट्ठा P&L अकाउंट में डाल दो बेटा। हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करने का तरीका बताता हूं।
सर है रेवेन्यू खर्चा, लेकिन इसकी डेफरमेंट करो क्योंकि ये आपको कुछ ज्यादा साल के लिए बेनिफिट दे रहा है। सर कुछ ज्यादा साल में रिकॉर्ड करो। कैसे करेंगे रिकॉर्ड, समझना प्यारे बच्चों इस चीज को। मान लो मैंने ये खर्चा बेटा 90,000 रुपए का किया, नगर निगम में जो टैक्स जमा कराया, जो बोर्ड बनवाया बेटा, ये सारे खर्चे 90,000 रुपए के बैठे, और ये बेनिफिट देंगे बेटा 3 अलग अलग साल में। तो आपको नहीं लगता मुझे 3 अलग अलग साल में दिखाना चाहिए इसको? सर 3 अलग अलग साल में ही दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। सुनना बेटा, पहला साल 2021-22 मैंने खर्चा करा है बेटा इसी साल की शुरुआत में। मैं क्या करूंगा सुन लो, ये बेटा मेरा अब बेटा लिखना ना कोई भी बच्चा, सच मानना बेटा, फिर मुझसे बुरा बंदा नहीं देखा होगा आपने अगर मैंने देखते देख लिया। बेटा 2021-22 मैंने खर्चा किया बेटा 90,000 रुपए इसी साल। मैं क्या करूंगा सुनना, मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया एडवर्टाइजमेंट। जी मैंने ऐड का खर्चा करा और मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला 90,000 रुपए, दिखा दिया मैंने 90,000 रुपए। क्या करूंगा बेटा, क्योंकि ये मेरे को बेनिफिट देगा बेटा 3 साल के लिए, 3 अलग अलग साल में मैं इसको क्या करूंगा बेटा बायफर्गेट कर दूंगा। आपको नहीं लगता मुझे 33,000 रुपए दिखाने चाहिए तीनों साल? सर ऐसे ही करूंगा, घबराओ नहीं। मैंने क्या करा बेटा, पहले साल 30,000 रुपए ऐड से उड़ाए, एसेट बनाए रखी 60,000 की और P&L अकाउंट में दिखा दिया 30,000 कि इस साल का मेरा खर्चा 30,000 रुपए, बाकी 60,000 मेरे लिए एसेट है क्योंकि इस साल में मैं इसका खर्चा नहीं दिखा सकता, आने वाले 2 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा। अगले साल जब अकाउंट्स बनाऊंगा यहीं पर अमेंड करके दिखा दूं, दोबारा बना के दिखाऊं? मैं बोल रहा हूं इसी में चेंज करके दिखा दो, फिर दोबारा चेंज कर दूंगा। सर जब मैं दूसरे साल के अकाउंट बनाऊंगा 2022-23 के, तो क्या करूंगा सर, एसेट दिखा रखी होगी मैंने 60,000 रुपए, माइनस करूंगा 30,000 की एसेट्स दिखाऊंगा बेटा 30,000, फिर दिखा दूंगा P&L अकाउंट में, ये मेरे दूसरे साल का खर्चा है। और तीसरे साल के जब अकाउंट्स बनाऊंगा 2023-24 के, तो क्या करूंगा बेटा, मैंने एसेट्स दिखा रखी होगी 30,000 की, आज अपनी एसेट्स को निल कर दूंगा और बेटा खर्चा दिखा दूंगा 30,000 का। मैंने क्या करा, 3 अलग अलग सालों में 30,000 दिखाए कि नहीं दिखाए? समझ में आया क्यों दिखाए? क्योंकि बेनिफिट 3 साल के लिए मिल रहा था ना। और आपको यह भी बता देता हूं बेटा, इट इज ड्यू टू अ कंसेप्ट नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। याद है मैंने थ्योरी में कभी पढ़ाया था? जिसने नहीं पढ़ा मुझसे सुन लो बेटा। बाबू एक कंसेप्ट होता है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट, जो क्या कहता है बेटा, मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू एंड मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को बेटा अपनी इनकम के साथ मैच करो, अपनी इनकम को बेटा अपने खर्चों के साथ मैच करो। क्योंकि बेटा 3 साल तक बच्चे उस बोर्ड को देखकर मेरे पास आ रहे थे, तो बेटा मुझे 3 साल तक रेवेन्यू मिल रहा था। और क्योंकि बेटा 3 साल के लिए रेवेन्यू मिल रहा था, मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। और मैंने क्या करा, मैंने मैचिंग ही तो करी, क्योंकि 3 साल के लिए रेवेन्यू मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने खर्चे को भी 3 ही साल में दिखाया, 1 साल में दिखा के खत्म नहीं कर दिया। सर खर्चा तो समझ में आया होगा, डेफर्ड रेवेन्यू क्या चीज है, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, लेकिन मैं एकदम नहीं दिखा देता। सर रेवेन्यू नेचर का है ना, तो आप तो कहोगे पूरे 90,000 यहां दिखा दो, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है, एड रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। मैंने क्या बोला, है रेवेन्यू नेचर का, पर मैं 1 साल में नहीं दिखाऊंगा, मैंने इसकी डेफरमेंट कर रखी है, मैंने तो 3 साल में दिखाया, तभी इसका नाम पड़ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के बाद भी 1 साल में दिखाया नहीं जाता, ये इसको डेफर करके दिखाया जाता है। समझ आए ना सर? इसके तुम बादशाह देखो, अगर हम ये भी नहीं बता सकते ना ढंग से, तो टीचर तो रटवाता रहता है, उसे यही नहीं पता होता कि इसके नाम में ही सारे राज है। क्लियर है बात? सर मेरी तरफ से चैप्टर का भोग डल गया, ठीक है ना। अभी हम एक काम करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ना 7 एंट्रीज हैं शायद, और आपसे पूछा गया खर्चा कैपिटल है रेवेन्यू है, कैपिटल है रेवेन्यू, बस ये पूछा गया, ठीक है जी। टाइम ना लगाना, अपनी कॉपी में ना सातों के सातों बिना सॉल्यूशन देखे लिख दो, आपके हिसाब से कैपिटल है रेवेन्यू, फिर मैच करो, जो प्रॉब्लम है बेटा प्रॉब्लम पूछो जल्दी से। बेटा बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले बेटा आपकी एक प्रॉब्लम 6 और 8, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले 6 की बात करते हैं, बहुत आराम से सुनना। कहता है बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 जुलाई 18 फॉर फुल ईयर 2400, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना,
बेटा कहता है आपने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कब दिया बेटा? 1 जुलाई को दिया किसी साल के, ठीक है ना, और ये बेटा 1 साल के लिए दिया, ठीक है ना, यानी कि बेटा बोलूं तो बेटा 30 जून तक के लिए दिया आपने तो बेटा खर्चा, ठीक है ना, 1 साल तक के लिए किया ना खर्चा। खर्चे की अमाउंट भी बेटा 2400 रुपए बाबू, लेकिन आपके अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं बेटा। बाबू आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी हम पढ़कर आते हैं बेटा, पीरियोडिसिटी याद है? पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। सर अकाउंटिंग कन्वेंशन इतनी मेहनत लगा के पढ़ाए हुए हैं मैंने आपको, सिर्फ इसके अलावा वीडियो भी दी थी। पीरियोडिसिटी क्या कहती है? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अ फाइनेंशियल ईयर। यही कहता है ना पीरियोडिसिटी, कि अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते बेटा, एक इंसान ने बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल 2002 में और उसकी डेथ हो गई 2030 में बेटा, तो इकट्ठे 28 साल के अकाउंट्स बना दे। कोई उसका परिवार का मेंबर बैठे, आज तक की सारी सेल का टोटल करो, परचेज का टोटल करो, एसेट्स का टोटल करो, आज ही लिखो अकाउंट्स। सर नहीं, अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अकाउंट्स बनते हैं और उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करते हैं। बेटा अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो मुझे इस साल बेटा खर्चे रिकॉर्ड करने हैं 31 मार्च तक। मैंने ये खर्चा बेटा बाद तक के लिए कर दिया बेटा, जबकि फाइनेंशियल ईयर मेरा 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। क्या ये बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा? हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट मिल रहा है। तो सर अगर किसी चीज का बेनिफिट नियर फ्यूचर में मिल जाता है या 1 साल के अंदर मिल जाता है, उनको मैं करंट एसेट्स बोलता हूं, पता है ना। और जिनका बेनिफिट 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए मिलता है बेटा, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अगर इतना तो बेसिक्स ध्यान हो तो। अब आप खुद सोचो, मैंने 1 जुलाई को खर्चा करा बेटा, मेरे को अभी रिकॉर्ड करना है बेटा 31 मार्च तक के लिए। 2400 का खर्चा है 1 साल के लिए, तो 9 महीने का कितना? यहां से लेकर यहां तक 9 महीने बैठते हैं बेटा, तो निकल जाएगा 9 महीने का खर्चा कितना। सर 9 महीने का खर्चा है ये 1800 रुपए, ठीक है ना। यानी कि बेटा इस पीरियड का खर्चा 1800 और 600 खर्चा है क्या है बेटा अगले साल के लिए। आपको बता देता हूं, अगर इसको रिकॉर्ड करना पड़े मेरे को, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बाबू इसमें खर्चे कैसे रिकॉर्ड करता हूं बता देता हूं। जब मैं इसको लिखता हूं ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, साथ साथ ये भी लिखता हूं फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैं इसमें खर्चे दिखाऊंगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ही। और बेटा मैंने अगर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 1800 का खर्चा किया है, तो यहां तो दिखा दूंगा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। P&L अकाउंट का खर्चा है, आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूं। तो P&L अकाउंट में तो दिखा दूंगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मार्च तक का खर्चा दिखा दिया, क्योंकि ये 600 का बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर मिल जाएगा। ये मेरे लिए करंट एसेट है। एसेट साइड लिख दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर और क्या होता है प्रीपेड? सर पढ़ के आए हो ना इतना तो मुझसे। प्रीपेड क्या होता है? पेड इन एडवांस। तो ये एडवांस ही तो पे कर रखा है मैंने। 31 मार्च के दिन सोचो बेटा, जिस चीज का बेनिफिट मुझे 30 जून के लिए मिलना है बेटा, पेड इन एडवांस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा अंकल फरवरी मंथ में मुझे कहे 5 महीने का रेंट दे दो, मैंने दे दिया 5 महीने का रेंट। सर फरवरी और मार्च तो रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि इस साल इसका बेनिफिट मिलकर खत्म हो गया। लेकिन बेटा 31 मार्च को मेरे एंगल से सोचो, मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस दिया हुआ है। इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर फॉर मी, पेड इन एडवांस। अभी मुझे बेनिफिट मिलना है मेरे लिए बेटा, मेरे लैंडलॉर्ड ने परफॉर्म करना है, उसने मुझे 3 महीने के लिए जगह देनी है, मैं तो परफॉर्म कर चुका उसके लिए, तो मेरे लिए तो एसेट ही है बेटा। समझ आए ना। तो बेटा ये 600 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मिलेगा अभी आपको, ठीक है ना बेटा। और इसका बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा, इसी साल खत्म हो जाएगा बेटा, ये रेवेन्यू है। क्लियर बात। और रही बात बेटा 8 की, सर आप कैपिटल रेस करने के लिए जो खर्चे करते हो वो भी कैपेक्स होता है, तो ये कैपेक्स है। सिंपल सी बात, और कुछ ना ही बोलूं मैं इस चीज को लेकर, ठीक है जी। बाबू बता रहा हूं मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश है। कल मैं आते ही प्रॉब्लम लूंगा सारे इलस्ट्रेशन की, 5 ही हैं, 1 कर लिया 4 होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।